जय हिंद दोस्तों। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताने वाले हैं। आप सभी छात्रों के पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आप सभी विद्यार्थी इस सभी क्वेश्चंस को अपने मेमोरी में लोड कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पेपर में यही क्वेश्चंस हूबहू पूछे जाएंगे। आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारीकी से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय आप लोगों का बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? दूसरा नंबर प्रश्न क्या हम लोगों का, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 2 नंबर का आंसर होगा 1971 ईस्वी में। आंसर होगा क्या होगा, 1971 ईस्वी में सी होगा, ठीक है। दूसरा का आंसर क्या होगा, सी होगा। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आता है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो आप लोग 3 का आंसर ए नंबर देखिएगा, राजस्थान। राजस्थान राज्य का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पर मतलब पूरे रेगिस्तान है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो हम लोग चंडीगढ़ का नाम देंगे, क्या देंगे, चंडीगढ़ का नाम देंगे। आंसर देंगे सी नंबर, यानी कि 4 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? अमेरिका, भारत, कनाडा। तो बहुत लोग कहते हैं कि इसका आंसर सब कनाडा भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, लेकिन नहीं। इसका आंसर क्या आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन से तो याद किए हैं कि इसका आंसर अमेरिका होगा, लेकिन संघ सरकार का उदाहरण एक्चुअल में अमेरिका के साथ साथ कनाडा भी होगा और भारत भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि इसका आंसर सर आप अमेरिका क्यों नहीं टिक लगाए, आप तो डी नंबर पर टिक लगाएं, बट आप अच्छे से समझिएगा ना, तो इसका आंसर भारत भी होगा, कनाडा भी होगा, अमेरिका भी होगा। इसलिए हम आंसर टिक लगा रहे हैं डी नंबर पर। आप लोग यही याद करो और एग्जाम में यही टिक लगाना, पूरा 1 नंबर आपका मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अगर ऐसे ही मतलब कि सारे विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं लाइव क्लास डेली शाम को 6:30 बजे चलाता हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सभी को फ्री में लाइव क्लास करने को मिलेगा। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मैं फ्री में लिंक दे चुका हूँ। मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं फ्री लिंक दे चुका हूँ, जाकर जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई बैंक के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको आंसर यहाँ पर सी नंबर में मिलेगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। जबकि 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादों के मानवीयकरण के लिए मानक का उपयोग किया जाता है, मानक का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखना, 1 मार्क का। आप लोग समझते हो कि सर इसका हाल मार्क होगा, नहीं, वो क्वेश्चंस अलग है, ये क्वेश्चंस अलग है। सोने की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ना हाल मार्क का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन और कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 मार्क होगा, ठीक है। आंसर होगा आपका बी नंबर। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी बता चुके हैं कि कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कृषि क्षेत्र आपका प्राथमिक क्षेत्र हुआ, और द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा आपका औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय कहेगा तो सेवा क्षेत्र होगा। सेवा क्षेत्र तृतीय में चला जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन से आपका, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि हमारे बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये कितने लोग बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग अभी से अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हो तो आपको पता ही है कि एग्जाम में अब आप लोगों के पास कम समय बचा हुआ है। तो आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, जितना मेहनत इस समय कर सकते हो, वो पूरा आपका ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं ना, तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। इसलिए आप कोई भी काम करिएगा तो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आजकल के लोग मतलब कि आगे से नहीं पीछे से वार करते हैं, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, ठीक है।
ये 10 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो 10 का हम लोग आंसर क्या देंगे? बहुत लोग बोलते हैं कि सर चरक होगा, नहीं, इसका आंसर चरक नहीं होंगे, इसका आंसर अरे आप क्या बात है, चरक आप लोग बता दिए, चलिए ठीक है, इसका आंसर चरक ही होगा। आप लोग बोल रहे थे पतंजलि, नहीं, इसका आंसर चरक ही होगा, बहुत लोगों का कहना भी है, इसलिए इसका आंसर चरक भी होगा। ठीक है, चरक होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन से बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? हमारे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव यानी कि वन है? तो 11 का आंसर होगा डी, यानी कि 7%। कितना प्रतिशत? 7%, यानी कि 7%। ठीक है, चलिए, 60 नहीं बल्कि 7, ठीक है, 7। अब देखिए अगला क्वेश्चन से आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन से, निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण समझते हैं ना, तो किसका होगा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का नाम समझते हैं ना, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट जो लोहा का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, तो आंसर आपका ए नंबर होगा, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का मुख्य अयस्क होता है। और लौह युक्त खनिज का मतलब हुआ लोहा, जिसकी संकेत 26 जिसका परमाणु संख्या 26 और संकेत Fe होता है, उसी को बोलते हैं ना। तो याद रखना, ए नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? एकदम घटिया कोयला। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा डी नंबर, पीट कोयला को हम लोग सबसे घटिया किस्म के कोयले के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सब लोग अच्छे से याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो, 14 का आंसर आपको मिलेगा सी नंबर, धान जो है ना वो रोपण फसल नहीं है, बाकी सब रोपण फसल है। आप लोग क्या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आजकल के ज़माने में आपके कौन खास हैं? आजकल के ज़माने में आपके कौन खास है? आपके माता पिता या फिर आपके दोस्त या फिर और कोई कौन खास है आजकल के ज़माने में? आप बता सकते हैं, क्योंकि जीतने के बाद तो सारी दुनिया आपको गले लगाती है, वो तो 100% सही बात है, लेकिन हारने के बाद तो कोई गले नहीं लगाता है, और हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। तो क्या आप इससे गेस करके बता सकते हैं कि एक्चुअली में जीतते समय भी हमको कौन गले लगाता है और हारते समय भी कौन हमको गले लगा सकता है? ऐसा कोई इंसान है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से मेरे दोस्त अभी आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्या करोगे? बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए जितना टाइम है, मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, नज़रअंदाज मत करो। कोई भी आपको चीज़ देता है तो आपके लिए ही मतलब अच्छा रहता है। ठीक है, वो अपने लिए खुद नहीं करता है, थोड़ा आपके लिए भी मतलब मेहनत करता है। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखना और लाइक तो कर ही देना आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शाम को तो मैं गर्दा मचा देता हूँ एकदम सभी लड़कियों के साथ। ठीक है, तो शाम को 6:30 बजे मेरा क्लास चलता है, आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसको धान बोलते हैं ना, धान यानी कि चावल, तो आंसर आपका होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ये कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आपका आंसर होगा 80%। 80% बिहार में कृषि क्षेत्र है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन से, भारत में सबसे लंबा बांध, भारत के सबसे लंबा बांध आप लोगों को पता है ना? हाँ, वेरी गुड, क्या होगा? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आपका है ना, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? तो लोहा को समझते हैं ना, लोहा समझते हैं ना, लोहा Fe इसका संकेत है, परमाणु संख्या 26 है, इसी को हम लोग उद्योग की जननी मानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 19 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन की सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो वहाँ पर घटिया किस्म का कोयला मैंने पूछा था तो आप लोग बताए थे पिट, लेकिन यहाँ पर पूछा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिटुमिनस होगा। क्या होगा जी? बिटुमिनस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, तो आपका 20 यानी कि 20 का आंसर क्या होगा जी? हाँ, वेरी गुड, क्या बात है जी, 20 का आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट 19 का ना, 19 का आंसर बिटुमिनस नहीं होगा, इसका आंसर होगा एंथ्रासाइड होगा। 19 नंबर क्वेश्चन थे, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, हाँ एंथ्रासाइड होगा। 19 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, और 19 का आंसर ए होगा, और 20 का आंसर आपका क्या होगा? गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में है, 19 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, ये आंसर डी नंबर बिटुमिनस गलती हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा एंथ्रासाइड, और गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में, आंसर होगा इसका बी नंबर। ठीक है, अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए दोस्त अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो भी मेरे दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप जो लोग जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस आप लोग कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, किन राज्यों के निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन का क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो आप लोग मध्य प्रदेश का नाम सुना ना, एमपी मध्य प्रदेश, यानी कि आपका आंसर होगा वही होगा, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहलागांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलागांव तापीय विद्युत परियोजना किस मतलब कि जिला में स्थित है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिला में स्थित है। कहलागांव तापीय विद्युत परियोजना किस में स्थित है, तो भागलपुर जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है जी, तो भागलपुर जिला में स्थित है। आंसर होगा आपका ए नंबर, ठीक है। जस्ट अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक बताइए। अब देखिए, जब सूखा पड़ता है तो सूखा किसके लिए पड़ता है, मतलब कि सूखे के जिम्मेदार क्या है, यानी कि अगर आप किसी को मारते हो तो उसका कारण तो होगा, ठीक। वैसे ही सूखे के लिए जिम्मेदार कारक का नाम आप लोगों को बताना है। तो 23 का आंसर क्या होगा, हाँ, वर्षा की कमी के कारण ही हमारे एरिया में क्या मतलब कि सुखाड़ भी पड़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि वर्षा नहीं होती है तो सुखाड़ पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है। तो उत्तरी बिहार में हमको सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। नहीं, एक मिनट, उत्तरी बिहार में ना, हाँ ठीक है, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ मतलब कि आने की संभावना रहती है और आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग आपका राजगीर में स्थित है, राजगीर, ठीक है, राजगीर में ही रज्जू मार्ग स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास जब हुआ था वो कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था ना। चलिए, क्या बात है, वेरी गुड। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताने से पहले जो लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, एक लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक आप लोग ज़रूर करिए। देखिए, काम ऐसा करो कि लोग आपको गेस्ट बनाकर नहीं बल्कि चीफ गेस्ट बनाकर बुलाए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे। एग्जाम में आज से मतलब कि समझ लो 1 ही महीने लगभग बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उतना समय मेहनत कर लोगे तो मेहनत का फल आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन से, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो 27 का आंसर होगा ए नंबर, हाँ क्या होगा, ए नंबर से संबंधित, ठीक है। चलिए, रिहंद बांध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन प्रबल राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूकंप, ये सब भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह, इन सभी का ज़्यादा मतलब कि किस राज्य में आता है। तो उत्तराखंड का नाम सुने हो ना, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, हाँ वही होगा, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा, ए नंबर का। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन से, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण, यानी कि बिहार में, दक्षिण बिहार में ना सबसे ज़्यादा सूखा की आशंका होती है और सूखा पड़ता भी है दक्षिण बिहार में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आप बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी। आपको पता था ना कि फ्रेगफंड की संधि कब हुई थी, तो 1871 में। तो आप लोग फ्रेगफंड की संधि बता देना, क्योंकि आपको याद है कि 1871 में फ्रेगफंड की संधि हुई थी, तो वही आपका आंसर भी होगा। 1871 में फ्रेगफंड की संधि हुई थी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो अरे वाह भाई, क्या बात है, हमको लग रहा था कि ये क्वेश्चन हम बताएंगे तभी आप लोग बताएंगे। संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, आंसर होगा बी में संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था, आंसर होगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो आपका होगा रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का नाम सुना हो ना, ये ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पहले से याद होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने भंग कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ। तो 2005 ईस्वी में, आंसर होगा बी नंबर 2005 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो इसका तो आंसर मैं आपको बता दिया 2005 में। अब हमको आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताना है। हाँ
देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो अमेरिका का महान विद्वान व्यक्ति अब्राहम लिंकन का यह कथन है, और ये अपने बलबूते पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन से पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो हमको लगता है कि 73वां होगा। ठीक है। 39 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? हाँ, 73वां ही होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत की जो लोकतंत्र में सफलता की बाधा है वो अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है। इसलिए हम आंसर देंगे डी नंबर पर। 40 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद वाला वीडियो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बहुत जल्द देने वाला हूं। ठीक है। तो जितने लोग अगले वाले वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 40 नहीं बल्कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। तो मैंने तो आपको 40 ही बताया, तो और मैं आपको बाकी का 40 ऑब्जेक्टिव आपको अगले वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कितने लोग देखना चाहते हैं रियली में आप लोग बताइएगा, और उसका आंसर भी आपको बताइएगा कि जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। ऐसा कौन कर सकता है आजकल के ज़माने में? उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है।